प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ किया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की ताकत बताया। हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुका है और यह हाइड्रोजन ट्रेन एक नए अध्याय की शुरुआत है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां पर सौगात की तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर ये कहा कि 2014 से पहले का समय अगर होता इस समय तो ट्रेन को बिजली पर आने में ही 300 साल लग जाते, लेकिन ये आज का भारत है जहां हाइड्रोजन ट्रेन पानी पर चल रही है। इस पर के साथ चर्चा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद से फ्लैग ऑफ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद की ऐतिहासिक भूमि से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया और इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है ये हर भारतीय के लिए और हरियाणा वासी के लिए एक गर्व का पल है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों पर भी निशाना साधना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह बात कही कि 2014 से पहले जिस तरीके से काम चल रहा था तो 300 साल लगते इतना विकास होने में और ट्रेन अभी तक केवल डीजल पर ही चल पाती, लेकिन ये आज का एक नया भारत है जहां हाइड्रोजन ट्रेन भी फराठा भर रही है। भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बड़े तोहफे के लिए धन्यवाद किया और आभार जताया और साथ ही साथ उन्होंने जींद के उज्जवल भविष्य का जिक्र करते हुए पूरे प्रदेश की उपलब्धियों को भी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी सौगात को हरियाणा को समर्पित किया तो वहीं दूसरी ओर पूर्व की सरकारों पर भी जोरदार निशाना साधते हुए राजनीति को भी बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब जो सवाल है वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला सवाल यही है, क्या हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट या एक अध्याय की शुरुआत इसे माना जाए? कहीं ऐसा ना हो कि मात्र ये एक पायलट प्रोजेक्ट बनकर रह जाए। सवाल नंबर 2, ग्रीन रेलवे के सपने को हकीकत बनाने में हाइड्रोजन ट्रेन कितनी कारगर रहेगी? और सवाल नंबर 3, क्या पिछले 12 वर्षों में ही रेलवे ने मात्र रफ्तार पकड़ी है? क्या 2014 के बाद ही
रेलवे रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। ये 3 अहम सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ हमारे तमाम खास जो मेहमान हैं वो अभी फिलहाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके, पैनल में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ नवीन केडिया, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता एनएलडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप नरूला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा पंकज बेनीवाल जी, आपके साथ। आज बड़ा दिन हरियाणा के लिए, पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया, लेकिन सवाल यही कि ये मात्र क्या पायलट प्रोजेक्ट बनकर तो नहीं रह जाएगा, आगे का रोड मैप भी तो सरकार के पास होगा, किस तरीके से विस्तार इसका करना है? नमस्कार बसंत जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को। बसंत जी, पहले तो पायलट प्रोजेक्टों पर अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो सिर्फ उन पर भाषणबाजी हुआ करती थी, पायलट प्रोजेक्ट आते भी नहीं। आज पायलट प्रोजेक्ट को 10 कोच की एक रेल हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि देश की पहली और विश्व की भी पहली, जो सबसे बड़ी आधुनिक और 3200 हॉर्स पावर की 2600 यात्रियों को लेकर चलने वाली, ये पूरे विश्व की पहली इतनी बड़ी और लंबी ट्रेन, जो कि अत्याधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन बनकर आज जींद हरियाणा से चली, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण है। हर एक भारतीय के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है कि आज हमारे देश के अंदर पूरे विश्व की पहली और सबसे लंबी और अत्याधुनिक एक हाइड्रोजन ट्रेन चली। ये हरित क्रांति की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, जो विकसित भारत को जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए हरित क्रांति या हरित भारत की भी जरूरत है। तो वहां पर आज ग्रीन एनर्जी से चलने वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन से शुरुआत हुई है। ये ग्रीन एनर्जी आगे बढ़ने वाली है, संदेश दिया गया है। और अश्विनी वैष्णव जी ने, रेल मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि इसकी जींद से सोनीपत की ट्रेन चलेगी और सोनीपत से दिल्ली का जो रूट है उसको भी बहुत जल्दी हम उस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ताकि वहां पर भी ये ट्रेन जींद से लेकर के सीधे दिल्ली तक जाए। और जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर भी हाइड्रोजन ट्रेन की ये जो पायलट प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आज हरियाणा से जींद की धरती से हुआ, वो आगे भी उन क्षेत्रों तक पहुंचेगा। तो ये एक ट्रेन नहीं, ये आज एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू हुआ है हमारे देश में, जो विश्व का 5वां देश भी बना है इस पूरे एरिया के अंदर की ग्रीन एनर्जी में या फिर हाइड्रोजन ट्रेन के मामले में 5वां देश है हमारा। और हम बहुत गति के साथ, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको सलाम है, उन्होंने एक ऐसी ट्रेन बनाई, स्वदेशी ट्रेन बनाई आत्मनिर्भर भारत के लिए, जिसके लिए बार बार हम कहते हैं कि स्वदेशियों को उपयोग में लेना चाहिए। तो उनके लिए एक अनुकूल उदाहरण है कि भाई ये एक स्वदेशी ट्रेन जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाएगी और बहुत शानदार तरीके से हरियाणा की तरफ से चली, जींद से लेकर के सोनीपत के लिए। और ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सभी साथी इसमें आए और इस चीज के लिए और देश के जो लोग हैं या हमारे इंजीनियर्स हैं उनको थैंक्स करें कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया। और ये मात्र आज का दिन सिर्फ रेल के लिए नहीं रहा, हरियाणा में 2 मेडिकल कॉलेज रहे, उनका भी उद्घाटन किया गया। उसमें 100 सीटें एमबीबीएस की रहेंगी, जो हमारे बच्चों को और पढ़ाई के लिए आगे करेंगी, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और अच्छा करेंगी, जिसमें 600 बेड के वो हॉस्पिटल बने। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक है उसका भी उद्घाटन किया गया। वैष्णो देवी और कटरा जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन किया गया। ग्रीन कॉरिडोर का एक्सप्रेसवे का किया गया, अंबाला से काल अम्ब तक। UR2 का किया गया, जींद से गोहाना तक। तो तमाम ये बहुत सारी चीजें 14,700 करोड़ की से अधिक की जो हमारी विकास परियोजनाएं थी, वो सारी आज जमीन पर उतरती हुई जींद की धरती से हमने सबने देखा। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई हम इसमें राजनीति कर रहे हैं या एक पायलट प्रोजेक्ट लगाकर एक ट्रेन चलाकर के छोड़ देंगे। स्पष्ट संदेश था कि यही ट्रेन दिल्ली की तरफ भी जाएगी और जहां और कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन जिन ट्रेनों का नहीं हुआ है, जिन पटरियों पर कुछ रह गया है, वहां पर भी हाइड्रोजन ट्रेन को ऐसे ही दौड़ाया जाएगा। अब बदलते हुआ भारत है, बदलती हुई तस्वीर भारत की है। पूरा विश्व आज देख रहा है कि भारत ने झंडा गाड़ दिया है। जो ग्रीन एनर्जी की हम सिर्फ बात करते थे, उस ग्रीन एनर्जी पे एक हाइड्रोजन ट्रेन
जो सबसे बड़ी ट्रेन है, सबसे लंबी ट्रेन है 10 कोच की, वो आज भारत ने चलाई है। हमारे से पहले जहां पर भी ये ट्रेनें चली वहां पर 2 कोच हैं, 3 कोच की चली। तो ये भारत के इंजीनियर्स के लिए ये मोदी, ये एक बड़ा कदम तो है, इसके लिए आपको साधुवाद। और ये गर्व का क्षण भी है कि भाई हमारे देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और 4 देशों के बाद 5वां देश भारत बना है। लेकिन एक चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था बेनीवाल साहब, आपने भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुना होगा। और उपलब्धियां गिनाते गिनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि एजम्पशन पर बात करने लगे बीच में कि 2014 से पहले ये हाल था। वो वास्तविकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी और उसके साथ आंकड़ा भी रखा कि जब तक हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो केवल डिपेंड था ऑन फ्यूल, उसके बाद हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर आए। और आज की कंडीशन अगर यूपीए सरकार के समय में होती तो ये होता, तो ये नहीं होता, तो इस समय देश का क्या हाल होता। बीच में लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज्यूम करने लगे थे, एजम्पशन के बेस पे बात करने लगे थे क्या? ये क्या हमारे सबके सामने नहीं है या पूरे देश के सामने? मैं एक छोटा सा सवाल सर आपसे पूछ रहा हूं, मेरा तो नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं, आपका सवाल है, उसका सवाल का जवाब ही दो। कोई एजम्पशन वाली बात ही नहीं है। पूरे देश ने देखा है कि 1925 में, यानी कि आज से 100 साल पहले जो चीज आ चुकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन चीज आ गई है, और वो हमारे देश में 2014 आते आते मात्र 30% तक हुई और 70% अगले 12 साल में होती है 2014 के बाद से लेके आज तक। तो क्यों ना हम कहे कि भाई इतना समय और लगने वाला था? क्यों नहीं यूपीए की सरकार ने, पहले की सरकारों ने इस पर काम किया या और गति के साथ काम किया? हम कोयले पर आधारित रहे, हम डीजल पर आधारित रहे, तो इलेक्ट्रिफिकेशन पर क्यों नहीं काम किया पहले की सरकारों ने? हम तो इस बात को कह रहे हैं, हम ये कह रहे कि उन्होंने बाप के इंजन से वो लोग उस पे डीजल पे नहीं आए या डीजल से इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं आई। इस बात पे बात नहीं है। बात इस बात पर है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 1925 में शुरू हुआ। 100 साल के बाद भी हम आज देख रहे थे तो सिर्फ कितना 30% हुआ और पिछले 12 सालों में 70% हुआ। तो ये आंकड़े नरेंद्र मोदी जी ने रखे, भारत के प्रधानमंत्री जी ने रखे, कोई एजम्पशन नहीं है। ये आंकड़े बुक्स में भी है और पूरे भारतवर्ष की जनता जानती भी है। ठीक है बेनीवाल साहब, यही मैं कंफर्म कर रहा था। हमारे साथ नवीन केडिया साहब लगातार कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और जब से नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि केडिया साहब थोड़ा बिजी से हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं केडिया साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं 2014 से पहले तो भाई 30% 100 साल में हुआ, अभी तो उस हिसाब से 200 साल और लगते, और आज पानी पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है पहली भारत की। नमस्कार। देखिएगा प्रधानमंत्री जी, देखो हमारे मुखिया हैं, हरियाणा में आए और एक नई परियोजनाओं की शुरुआत की, हम इसका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस हमेशा विकास के पक्ष में रही है। जो भी सरकारें आती हैं वो अपनी क्षमता से कार्य को करती है, अपने संसाधनों के अनुसार अपने कार्य को करती है। लेकिन इनके एक कांग्रेस का एक फोबिया भी इनके दिमाग में घुसा हुआ है, उस फोबिया से बाहर नहीं निकल सकते। इन्होंने कहा कि 14 से पहले कुछ भी नहीं हुआ, 30% काम हुआ। अरे पूरी हिंदुस्तान के अंदर रेल की पटरियां थी, आपके इंजन से हम डीजल के इंजन पे आए और डीजल के इंजन से हम इलेक्ट्रिकरण के ऊपर चले हम। तो ये किसकी सरकारों में हुआ भाई? छोटी रेल लाइनें हुआ करती थी, छुप छुप करके चला करती थी। आज भी 2-3 में है, कालका से शिमला की रेल लाइन है जो भाग के चढ़ जाओ भाग के उतर जाओ, और वो छुप छुप करके चलती है, जिसको हेरिटेज के अंदर लिया गया है। इस तरह के हमारी रेलवे की परियोजनाएं थी, उनका अधिग्रहण किसकी सरकार में हुआ भी? नंबर 1, मालगाड़ी और रेलवे की जो यात्री गाड़ियां थी, इनकी दोनों की रेल लाइनें अलग अलग जो बिछाई गई थी, वो कौन सी सरकार थी? मैं बात करूंगा रेलवे का विद्युतीकरण किस सरकार में आरंभ हुआ? देखिएगा, कोचों का अधिग्रहण किस सरकार में हुआ? स्टेशनों का अधिग्रहण किस सरकार में हुआ? रेलवे की सुरक्षा के ओर किस सरकार में सिग्नल डाउन और ये सब मामले जो एक्सीडेंटों से बचने के लिए जैसे जैसे आबादी बढ़ी, किस सरकार में काम किया गया? गरीबी, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि गरीबों की इस गाड़ी को गरीबों का रथ मान करके एक नॉमिनल किराया रखा गया जो आज आसमान पे है। ये किसकी सरकार में था भाई? आपने देखो, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने किया, जो भी सरकार आती है वो उससे बेहतर काम करने की, बेहतर टेक्नोलॉजी को लेके आने में हमें अपने संसाधन भी तो देखने होते हैं ना। आज एक
छोटे से टुकड़े में आपने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है, और हम उम्मीद भी करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ये कह के गए हैं ये शुरुआत है और ये जल्दी ही पूरे देश में। लेकिन मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस ट्रैक पे ये दौड़ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक है, बिजली का ट्रैक है, उसके ऊपर खरबों रुपए लग करके बिजली की तारें बिछी हुई है ऊपर, उस ट्रैक पर इसको चलाया गया है ट्रायल के तौर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। वो ट्रैक किसकी सरकार में बना भाई? जिस ट्रैक पर आज ये कोच दौड़ेगी वो किस सरकार में बना? ठीक है, प्रधानमंत्री जी देखो आदरणीय है, लेकिन उनको अपना इतना अहंकार भी ठीक नहीं है कि हम ही जो कुछ करने वाले हैं। उससे पहले तो देश का नाश था, 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। ऐसी भावनाओं से उनको बाहर निकलना चाहिए। और देश हमेशा जो भी सरकार आती है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, जो भी सरकार आती है वो प्रांत के प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए अपनी क्षमताएं, अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए देश को और प्रांत को आगे ले जाने का काम करते हैं। इनको केवल मात्र एक है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या कांग्रेस से फोबिया है। जब सत्ता में आए थे वो लोग कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, कांग्रेस का नाम मिटा देंगे। भाई कांग्रेस जड़ों में है, जन जन की आवाज है कांग्रेस। कांग्रेस अप डाउन और अप डाउन तो चलो देश की जनता के हाथ में लेके आना, लेकिन मोदी जी चाहने से ये कुछ नहीं होना। ये ठीक है कि इन्होंने जो हमारी ठीक है केटीआर साहब आपके पास में लौटूंगा। ओंकार सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है केटीआर साहब लौटूंगा आपके पास जरूर। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता एनआरडी हमारे साथ हैं। अब ओंकार जी, ये केवल मात्र एक पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं बनकर रह जाएगा? ये सवाल भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं सच मायने में अगर अपना पर्सनल ओपिनियन अगर दूं, भाई हाइड्रोजन ट्रेन से बहुत उम्मीदें हैं देश को, और देश के अंदर एक गर्वान्वित कर देने वाला माहौल इस समय है, क्योंकि देश ने आज 2026 में अपनी पहली हाइड्रोजन देखी है, और हम सभी की अपेक्षा यह है कि जल्द से जल्द इसका विस्तार इससे ज्यादा हो, ज्यादा किलोमीटर तक ये फैले और पूरे देश में हाइड्रोजन ट्रेन चले। इससे अच्छा और क्या होगा? ओंकार सिंह जी। बात है, लेकिन हवा में उड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर नहीं। हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी जान से भी हाथ देंगे। हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे हैं आप, बहुत बहुत मुबारक है जींद वालों को, हरियाणा वालों को, हमको भी और आपको भी। लेकिन थोड़ा आवाज तेज करो। ओंकार जी आपके पास मैं लौटूंगा सर, आपके ऑडियो को मैं ठीक करा रहा हूं, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। हाँ जी, देखिए अब ठीक होगी। ठीक है, बताइए। ठीक है, ओके, बताइए। देखिए, हम अगर हवा में ना उड़े तो अच्छी बात है, धरातल पर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। आपने कहा इसका बहुत जल्दी देश में प्रयोग होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं इसका कमर्शियल प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जिन देशों ने कमर्शियल ट्रेन के लिए बनाई थी। उम्मीदें तो आपको भी होंगी ना, उम्मीद तो रखना बहुत जरूरी है। देखिए, उम्मीदें हमारे को भी हैं। देखिए बसंत जी, उम्मीदें हमारे को भी हैं। मैं वेल क्वालिफाइड हूं, मैं बच्चा नहीं हूं और 10वीं फेल नहीं हूं। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन देशों ने इसका इजाद किया, जर्मनी, वहां आज इसका कमर्शियल प्रयोग नहीं हो पाया। उसका कारण है क्योंकि इसकी फ्यूल लागत बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसकी फ्यूल कंजर्वेशन में। इसकी लागत ज्यादा है, कंट्रोलिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। आप क्या किसी शौक के लिए जी रहे हो? हम लोग रोटी खाने के लिए, पेट पालने के लिए जी रहे हैं। इससे सस्ती हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं है। डीजल ट्रेन 1950 में आ गई थी, 1853 में भाप का इंजन आया था जो बंबे से ठाणे तक चला था। आप ये बताइए उस समय किसी प्रधानमंत्री ने क्या उद्घाटन किया था 1950 में? फिर डीजल ट्रेन भी आई, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आई, हाइब्रिड ट्रेन भी आई, शान पंजाब भी आई। क्या कभी सुना था कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं? आज इसको इवेंट क्यों बना दिया गया? मात्र 70 करोड़ की लागत है इसकी, मात्र 70 करोड़, और आज की इवेंट पर 700 करोड़ रुपए लगा दिए होंगे। सोचिए तो सही, कर क्या रहे हैं हम। और आप भी हवा में उड़ने लग गए इनके साथ। आप कम से कम इसकी स्टडी तो पढ़ लीजिए, इस हाइड्रोजन ट्रेन की असलियत देख लीजिए। मैं कहता हूं बहुत खुश है
ये कहते हैं पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बहुत शुद्ध बुद्ध वाले हैं। मेरे को सिर्फ इतना बता दे, इसका फ्यूल सेल जो दिल है इस ट्रेन का वो कनाडा का है, वो इंडियन नहीं है। पूछ के देख लेना इनसे। अगर ये कहेंगे फ्यूल सेल इंडियन है, मैं माफी मांगूंगा इनसे। फ्यूल सेल इसका कनाडा का है। सिर्फ 2 डब्बे फालतू और लगा दो, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लंबी ट्रेन बन जाएगी। अरे डिब्बे ही तो लगाने हैं पीछे, जितने मर्जी लगाते चले जाओ। और भारत के अंदर 25,571 ट्रेन रोज चलती है, हर रोज 2 करोड़ यात्री इधर से उधर हर रोज होते हैं। और मेरे भाई कह रहे थे कि ये ट्रेन विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है। जो मेरे भाई कह रहे थे उसके अनुसार भी ले ले तो 2,000 यात्री इस ट्रेन पे एक बार सफर करेंगे। अब 25,571 ट्रेन का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। एक ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी अभी क्षमता पर भी शक है, अभी एफिशिएंसी पर भी शक है, अभी लागत पर भी शक है, और अभी यह भी शक है कि ये कामयाब होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जिस लाइन पर ये चलेगी उस लाइन पर इलेक्ट्रिक वायर नहीं आनी चाहिए, और ये ट्रेन वहीं पर चलेगी जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन और डीजल का काम नहीं है। अब आप बताइए, हमने इसको इवेंट बना दिया। जब से मोदी सरकार है सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। ठीक है, पहले शेर के बच्चे लेके आए थे नाम बीबीएस से, खत्म कर रहा हूं। शेर के बच्चे लेके आए थे नाम बीबीएस से, 8 बच्चे। अब शेर के बच्चे, चीते के बच्चे, चलिए मैं कम पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ बंदा हूं। चीते के बच्चे आए थे, वो जहां से चले वहां से लेके इंडिया तक उनकी वीडियो बनाएगी। अब बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे खाना खा रहे हैं, अब बच्चे टॉयलेट में चले गए हैं, और अब बच्चे मर गए हैं, मर भी गए हैं। 1 या 2 जिंदा हैं मेरे ख्याल, बाकी सारे मर चुके। फिर राफेल की बारी आई, फ्रांस से लेके इंडिया तक वीडियो बनाएगी उनकी। आप ये काम क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? आज एक तरफ तो कुछ दिन पहले मोदी जी कह रहे थे डीजल और तेल। मेहमान जो है वो हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जा रहा हूं। बसंत जी, तकनीक का विकास एक सतत प्रयास है, सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी। 1990 के दशक में कभी आपने सोचा था हमारे हाथ में मोबाइल आएगा? टेलीफोन करने के लिए एसटीडी बूथ पर जाना पड़ता था और 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद मोबाइल आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, इलेक्ट्रिक स्कूटर आया, इलेक्ट्रिक कार आई। कितनी कीमत बनाई गई वहां की सरकारों ने? नहीं, किसी ने इवेंट नहीं बनाई। लेकिन मौजूदा सरकार इवेंट बनाती है। कारण अभी चंदा चोरी का केस चल रहा है। अभी भी राम जी की चोरी हुई है कि जो राम को लाए हैं वही राम का माल खाए हैं। ये गाना नया पॉपुलर हो रहा है कि राम का माल खाया बीजेपी ने। उस धंधे को छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए एक नई इवेंट क्रिएट कर दी गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज हमें किफायती की जरूरत है। हमारे को शौक नहीं पालने, अभी हम इस काबिल नहीं है शौक पाल सकें। हम किफायती सामान उठाएंगे। आज बिजली और बैटरी की ट्रेन वो ज्यादा किफायती है। जिस देश ने ये ट्रेन इजाद की, जर्मनी, आज उस देश की भी आंकड़े देख लीजिए। वहां पे इसका प्रोसेस बंद कर देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल एक महंगा है। ठीक है, आपकी इस बात का मैं जवाब जरूर दूंगा भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप नरोला लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। प्रदीप जी, आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? कब बड़ी उपलब्धि बता रही है बीजेपी, पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है आज? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब टेक्नोलॉजी विकास और इसका पूरा जो क्रेडिट मिला है या हमारे हरियाणा से चली है, तो फिर इससे ये हमारे लिए गर्व के क्षण है, नो डाउट। क्योंकि हम अगर देश में पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन चल रही है, और मैं अपने देश के इंजीनियर्स को भी साधुवाद दूंगा, उन्हें बहुत बधाई दूंगा कि हमने सिर्फ नकल नहीं की। बाकी देशों में 600 से 800 हॉर्स पावर की जो ट्रेन चलती है, यहाँ 1200 हॉर्स पावर की, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी तो उसको विकसित करके इस ट्रेन को चलाया गया है। मुझे अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि इसका फ्यूल कंजप्शन का जो लेवल है, वो रेट बहुत हाई पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अभी मैं अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इसका टिकट का रेट रखा गया है 5 रुपए से 25 रुपए, वो मेरे ख्याल से अभी बहुत हमारे एडवांस जो टेक्नोलॉजी में है, जिस तरह की श्रेणी की ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, चाहे वंदे भारत हो, चाहे और एक्सप्रेस हो,
उनसे बहुत काफी अंतर है कि आम आदमी को इससे काफी कुछ रिलैक्स मिलेगा। अगर जींद से सोनीपत तक 25 रुपए में अगर एक ट्रेवल किया जा सकता है तो मेरे हिसाब से, और मैं आशावादी हूँ, मैं बहुत उम्मीद के साथ देख रहा हूँ कि और ट्रैक्स पर भी, जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्स, जहां रेलवे की, जहां इलेक्ट्रिक की नहीं है, वहां भी वे कारगर काम करेगी। और जिस तरह से हमारे एनसीआर में या हमारे देश में एक पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हम इस वातावरण में जी रहे हैं, अगर इस तरह की ट्रेन आती है जो खाली भाप उड़ाएगी, जिससे भाप निकलेगी, तो मेरे ख्याल से एनवायरमेंट को भी बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं फ्यूचर के हिसाब से इन चीजों को बहुत अच्छे देख रहा हूँ, मैं आशावादी हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला भविष्य हमारे लिए सुखद होगा और प्रदेश और देश की तरक्की होगी। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथियों को सुना बेनीवाल साहब, कांग्रेस और आईएनएलडी की प्रतिक्रिया पर सबसे पहले जवाब आपका, उसके बाद सवाल। बेनीवाल जी, आवाज आ रही है बसंत जी? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। ये नकारात्मक सोच इनको छोड़नी पड़ेगी, जो मेरे विपक्ष के साथी हैं, चाहे कांग्रेस के साथी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के साथी, ये बिल्कुल गलत है। नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। जब भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित होने की राह पर है, तो आपको साथ में आना चाहिए। हाँ, माननीय मोदी जी ने भी और अश्विनी वैष्णव जी ने भी, रेल मंत्री जी, दोनों ने कहा कि ट्रेन का अब और देख रहे हैं कि उसके और खर्चे कैसे कम हो, तो खर्चों का ये बात कर रहे हैं जो, तो उनके लिए तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने दोनों ने कहा है कि हमें इस पे और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी लागत पर और खर्च को कम किया जाए। हाँ। तो ये जो आशावादी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों लगातार इस पर और कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बना के छोड़ दी बस इसी को चलाएंगे, अब ऐसा नहीं है। हम इसको और एडवांस तकनीक पे लेकर के जाएंगे। इसमें जो एक्सपेंसेस हैं उनको और कम करेंगे। शायद पहले टीवी या जो भी अपन मोबाइल वगैरह लेते थे, पहले काफी कॉस्टली आते थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले बड़े थे, और छोटे हो गए, एलईडी आ गए, पहले बड़ा टीवी होता था, अब टीवी का एक्सपीरियंस आता है, वो दीवार पे लटक जाता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी, उसके खर्चे कम करने की और ज्यादा कम करने की कोशिशें होंगी। और प्रदीप नरूला जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन आज अगर हमारे हरियाणा में चली तो उसका किराया सिर्फ 5 रुपए से शुरू होता है। पर जींद के लिए 5 होगा, पांडु पिंडारा के लिए भी 5 रुपए होगा, बम्बेवा के लिए 10 रुपए होगा, गोहाना के लिए 15, मोहाना के लिए 20 और सोनीपत तक पहुंचते पहुंचते मात्र 25 रुपए में हमारे साथी, हमारे जो राहगीर हैं, उस जींद से लेकर सोनीपत तक मात्र 25 रुपए में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेन में बैठ के पहुंच जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा खर्चे का ऐसा है। हाँ, खर्चा अगर ज्यादा है तो उसके लिए खुद कहा गया कि उसको हम कम करेंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के साथी ने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी ने जब हरी झंडी दिखाई थी ट्रेन को, इवेंट मैनेजमेंट था क्या? इंदिरा गांधी ने दिखाई तब भी इवेंट मैनेजमेंट बोलेंगे क्या? राजीव गांधी ने दिखाई तब भी, एच डी देवगौड़ा ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, मनमोहन सिंह ने 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो उसमें क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि अकेले सिर्फ यही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है ट्रेन को। अरे ज्ञान ले लिया करो, कुछ तो पढ़ के आया करो, कुछ देखा करो कि किस किस प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी ट्रेन को कब कब हरी झंडी दिखाई है। लेकिन नहीं जी, हमें तो सिर्फ ये बोलना है बीजेपी खराब है, नरेंद्र मोदी जी खराब है, हम तो मानेंगे नहीं। तो ये झूठ का जो एक रवैया इन्होंने बनाया, जो झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज पूरा हरियाणा, पूरा भारत, पूरे जीत के लिए जैन साक्षी बनाए इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। जी, ये तो तमाम बातें आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी साथियों के जवाब के रूप में कही हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, अभी फिलहाल कई सेक्शन अभी भी ऐसे हैं, जब आप देखेंगे पारंपरिक रेल को जो आप ईंधन पर हम चलाते हैं या फिर बिजली से जो चलती हैं, पारंपरिक रिले इंटरलॉकिंग अभी फिलहाल कई जगह पर ऐसी है जिस पर ट्रेन पूरी तरह से निर्भर है। यहां पर बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बात हम कर रहे थे, हाई स्पीड ट्रैक बनाने को लेकर, उसमें भी हम बहुत योग्य अभी तक नहीं बन पाए हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा के ट्रैक हमारे पास बहुत कम है। और जिन देशों में अभी फिलहाल हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा हमारी आज के समय में हाइड्रोजन के सेक्टर में तो चलिए आज हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर हाई स्पीड ट्रैक्स कितने हैं, वहां से भी हमें कंपेयर करना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट ट्रेन है वो भी बराबरी कर सके।
देखिए निसंदेह इस चीज के ऊपर लगातार सरकार कार्यरत है। और बुलेट ट्रेन की बात किसी और सरकार ने तो नहीं कही बसंत जी। कौन लेकर के आया बुलेट ट्रेन का? किसी को पता ही नहीं था कि बुलेट ट्रेन ये नाम भी है, या तो बात है बेनीवाल साहब, बात ही तो हो रही है अभी। तो उस पर नहीं, बात नहीं हो रही है। उसके लिए प्रोजेक्शन तैयार है, उस पर कार्य चल रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा उसको भी हरी झंडी दिखा दी जाएगी। निश्चिंत रहे विपक्ष के साथी भी, हम सब जो आशावादी लोग हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार, या हमारे रेल मंत्री लगातार, हमारे इंजीनियर्स लगातार इस पर कार्यरत हैं। और ये एक बहुत दिन दूर नहीं, जब बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड आप 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आप चाह रहे हैं, या जो विदेशों में बुलेट ट्रेन चलती है वही रफ्तार इंडिया की इनफैक्ट हम अपने 50% ट्रैक्स को भी अभी तक लेस नहीं कर पाए हैं। ये भी तो सच्चाई है ना? नहीं, सच्चाई तो है, इसमें तो मना ही क्या कर रहे हैं। हम तो खुद माननीय मोदी जी ने जब आंकड़ा पेश किया कि 2014 तक मात्र 30% ही इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का रेलवे सिस्टम का हो पाया था, और अब 70% हमने किया है इन 12 साल के दौरान। तो ये आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन है, कि पहले कैसे सिस्टम चलता था और आज कितनी तेजी की रफ्तार से भारत और आगे निकल रहा है, या हमारा रेलवे सिस्टम है वो कितना आगे निकल रहा है। आज हमारे इंजीनियर्स जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजन जो ट्रेन है, ये हाइड्रोजन से, हरियाणा में कहावत है, हाइड्रोजन से रेल चाली रहे, बिना बिजली और बिना तेल चाली रहे। तो ये सारी चीजें आज हरियाणा का हर एक युवा बोल रहा है, पूरा भारत देश के हर एक नागरिक बोल रहे हैं कि भैया जो हाइड्रोजन ट्रेन चली, ये भारत के ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा प्रयोग जो आगे आने वाले समय में सफल होने वाला है। इससे क्या हो, सबसे अच्छी बात क्या है कि पॉल्यूशन फ्री, जो आज सबसे बड़ा जो मान लीजिए टारगेट है कि पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, उस पॉल्यूशन फ्री की तरफ भी आज भारत निकल रहा है। इको फ्रेंडली ऐसी चीजें बना रहे हैं हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी सरकारें, जो इको फ्रेंडली है, जिससे हमारे को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केडिया साहब, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। देखिएगा, मेरे अभी साथी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों की नकारात्मक सोच, इलेक्ट्रिकल का विचार जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30% कांग्रेस की सरकार में हुआ। मैं देश के पूजनीय प्रधानमंत्री से केवल एक अनुरोध करूंगा कि इलेक्ट्रिकल ट्रेनों के लिए जो श्वेत पत्र जारी करे, कब से ये आरंभ हुआ और कितनी समय में हमने 35% चालू कर दिए, और आपने 12 साल में कितने परसेंट करे, कितने किलोमीटरों को आपने इलेक्ट्रिकल किया है। केवल इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी कर दे तो पता लग जाएगा कि कितने परसेंट झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस की सरकार में ही सारे ट्रैकों को मंजूरी मिली थी, इनकी सरकारों में तो केवल मात्र 780 किलोमीटरों को ही इलेक्ट्रिकल ट्रेनों में बदलने का काम किया है। बाकी सारे के सारे ट्रैकों पर कांग्रेस की सरकार में काम आरंभ हो गया था, जिसमें से 30-35% काम कंप्लीट हो चुका था, बाकी पे काम रनिंग में था। वो तो सरकार बदलने के बाद जो सरकार आएगी वही करेगी, उसका श्रेय भी उसको मिलेगा। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये नेगेटिव सोच का एक परिणाम है। दूसरी बात, केवल मात्र इन्होंने जो बात करी, पोल्यूशन की बात करी, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, भी इसका स्वागत कर रहे हैं, ये इक्वल है। लेकिन अगर हम इसकी लागत और इलेक्ट्रिकल ट्रेन की अगर खर्चे की लागत की बात करें तो वो आधे हाथ से ज्यादा का फर्क है। इलेक्ट्रिकल ट्रेन भी पोल्यूशन रहित है और ये भी पोल्यूशन रहित है, पर खर्चा हमारा देश के जो गरीब तबके की ये सवारी है वो इसको वहन नहीं कर सकती। इसलिए ये चिंता जाहिर की गई है कि इसका खर्चा जो है वो ज्यादा है बजाय इसके। ये कहने के लिए तो ये पानी से चलने वाली ट्रेन है, लेकिन पानी को कन्वर्ट जब हाइड्रोजन में किया जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है वो ज्यादा कॉस्टली है बजाय इलेक्ट्रिकल ट्रेन की। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि हमने भी, कांग्रेस ने ये भी, इनकी सोच कांग्रेस के लोगों की नेगेटिव है। हम ये नहीं कहते, हमें तो ये भी उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी हरियाणा की किसानों की धरती पे आ रहे हैं, तो उन्होंने एक आज से 5 साल पहले कांग्रेस ठीक है केडिया साहब, केवल 10 सेकंड क्योंकि फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि समय की भी कमी है। शायद उम्मीद थी भी इस बात को लागू कर जाएंगे और किसान इनका भव्य स्वागत करेंगे। इस बात की हमें उम्मीद थी भी ये कोई रोजगार के लिए भी कोई ना कोई घोषणाएं करके जाएंगे, या इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं भी, हरियाणा की जो दुर्दशा है आज हम
बेरोजगारी में चरम सीमा पे जा रही है, भ्रष्टाचार पे चरम सीमा पे जा रही है। एक फाइनल कमेंट ओंकार सिंह जी से ले रहा हूँ। ठीक है नवीन जी, ओके ठीक है, ओंकार सिंह जी से फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ, केवल 1 मिनट। बसंत जी, ना तो हम योजना का विरोध करते हैं, ना प्रधानमंत्री जी का। हम स्वागत करते हैं। विरोध सिर्फ इस चीज का कि आज हमारे देश की जो परिस्थिति है, हमें किफायती और तेज स्पीड का सामान चाहिए। आप देखिए 1979 में जापान में MLT मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन चला दी थी, जिसकी स्पीड 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज हमारे को स्पीड चाहिए, और ये हाइड्रोजन ट्रेन है, इसकी स्पीड मैक्सिमम 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप बताइए, आपने अगर बम्बे जाना हो, क्या इस ट्रेन पे चढ़ जाएंगे? 75 किलोमीटर घंटे के हिसाब से आपको कम से कम कितने घंटे में? 30 घंटे में पहुंचाएगी बम्बे तक। चल जाएंगे आप इसके ऊपर? आपको फ्री भी बिठाएगा तो भी नहीं चढ़ेंगे। दूसरा, इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मात्र 356 किलोमीटर तक की है। उसके बाद इसको दोबारा फ्यूल चाहिए। ये एक किफायती नहीं है, ये कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, इसको अंडर प्रोसेसिंग रखना भी चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा था, क्या इसका कमर्शियल प्रयोग हो पाएगा? हर एक जगह चल पाएगी? मेरा मानना नहीं चल पाएगी, क्योंकि 25,571 ट्रेन में एक ट्रेन ये शामिल हुई है। कितनी शामिल कर लोगे? 2, 4, 5, 10? हाँ, एक अच्छी बात है, इन्होंने 5 रुपए से 25 रुपए किराया रखा, लेकिन वो किराया लागत से रिलेटेड नहीं है। लागत इसकी तो कई किलोमीटर तक के कई 100 रुपए खर्च आएगा। इन्होंने सिर्फ इसलिए 5 से 25 रुपए रखा है ताकि पिछली जो देश में परिस्थितियां चल रही हैं उस पर पर्दा डल जाए। जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है उसको किसी तरीके दबा दिया जाए। इन्होंने सिर्फ एक पर्दा डालने के लिए जनता को 5 से 25 रुपए दिए। हाँ, ये बता दें पर किलोमीटर लागत कितनी है, मैं मान जाऊंगा। ये बता दें इस परियोजना की कॉस्ट कितनी है, मैं मान जाऊंगा। जितनी परियोजना की कॉस्ट है उससे ज्यादा आज इन्होंने खर्च कर दिए जींद की धरती पर आके। प्रदीप नरूला जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ है। एक फाइनल कमेंट नरूला साहब। जी बसंत जी, देखिए हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से स्टार्ट हुई है, हमारे लिए गर्व की बात, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, हरियाणा वासी हूँ, हमारे लिए गर्व की बात है। और मेरे ख्याल से मैं टेक्निकल बातों में नहीं पढ़ना चाहता। बहुत बढ़िया कह रहे थे हमारे साथी ओंकार जी कि रेलवे जो रेल से चलती, इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चलती है उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन अगर वो आराम से बैठ के सोचे कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने में कितना खर्चा आता है। ये ट्रेन तो आम ट्रैक पर, जैसे कि कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हमारी बनाई हुई ट्रैक पर चल रही है, तो आम ट्रैक पर ज्यादा फ्यूल रेट कंजप्शन करती होगी, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन करने में भी कितना खर्चा आता होगा उसको भी कंपेयर कीजिए। बस शायद कोई फर्क न उसी पे चला रही है पंकज जी। ठीक है, ये उसी पे चलिए ठीक है। बेनीवाल साहब एक आखिरी कमेंट बिल्कुल 30 सेकंड में, उसके बाद वाइंड अप मुझे करना होगा। बेनीवाल साहब देखिए, कांग्रेस के साथी पूछना चाह रहे थे कि आजादी से लेकर के जो 2014 तक का इनका जो यूपीए का कार्यकाल था 60 साल में, लगभग कितनी इन्होंने किलोमीटर के, मैं इनको बता दूं 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन की हिसाब से आप लोग रेलवे ट्रैक